हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है हम लोगों का चैप्टर चल रहा है गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत ही एक सुंदर सा चैप्टर है क्योंकि यह एक प्रकार का ट्रिक है। गॉस साहब ने बहुत सारे कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये ट्रिक दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो आज तीसरा क्लास हो गया, लेकिन उनका ट्रिक तो आ ही नहीं रहा है। आज बहुत हद तक चांस है कि अगर 1 घंटे आप अच्छे से पढ़ लें तो गॉस साहब का ट्रिक आप खुद से बना लें। कहने का मतलब, आपको अगर गॉस साहब अपने ट्रिक के लिए जो जो चीज यूज करने बोले थे, अगर वो सब चीज आप यूज कर लेते हैं तो अपने आप ट्रिक बना लेंगे। तो आई होप आप लोग जुड़ चुके होंगे। बच्चे जो भी हैं जुड़ जाइए। और पिछले 2 दिनों से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लास किया है और इसी का असर है कि अब शाम को भी क्लास होगा और आज शाम कंफर्म क्लास होगा। ठीक है। और बहुत सारी चीजें अब आप फास्ट सीखेंगे, कम समय में सीखेंगे। मैं बार बार एक चीज पे फोकस करता हूं कि आप चीजें सीखो जरूर, लेकिन थोड़ा कम समय में सीखो। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को बहुत देर से सीखोगे, बहुत लंबा टाइम लगा के सीखिएगा तो फिर उतना फायदा नहीं है। हाँ, प्रॉपरली सीखना है, 100% सीखना है, लेकिन एज ए टीचर हमको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि कम समय में आपको सिखा सकूं। तो आई होप आप लोग जुड़ चुके होंगे और आज स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्या क्या है। वो सब है, पहला, हम गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला तो जब भी कोई आपसे ये पूछे सवाल तो आप बोलिएगा कि किसी फैले हुए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, या हिंदी में आप बोल सकते हैं किसी फैले हुए आवेशित वस्तु के करीब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए। ठीक। तो आपसे पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत था, कूलम्स लॉ में क्या दिक्कत था, तो आप बोलिएगा कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए भले अच्छा है, लेकिन फैले हुए चार्ज के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाता है और हम लोग को कैलकुलेशन में उतना मजा आता नहीं। हम लोग को डायरेक्ट आंसर चाहिए। हम लोग फास्ट ब्रेन के आदमी, हम लोग को उतना मैथमेटिक्स करने में मजा नहीं आता। क्लियर। पहला काम खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर गॉस का नियम सीखने के लिए तुम लोग क्या क्या करोगे। तो गॉस का नियम सीखने के लिए हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर। कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो एरिया वेक्टर में क्या पढ़ोगे? एरिया वेक्टर में कि अगर किसी सरफेस के एरिया को वेक्टर मान लिया जाए, यदि किसी सरफेस के एरिया को वेक्टर मान लिया जाए, और वो कब मानेंगे? जब वो एरिया डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो अगर वेक्टर मान लिया जाए तब तो आप एकदम आराम से उसको एरिया वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्शन किधर लीजिएगा? तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो लीजिएगा, उसका लंबाई गुना चौड़ाई, जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। पर अगर सरफेस क्लोज्ड हो, अगर सरफेस क्या हो? क्लोज्ड हो, ठीक है, तब जो होता है परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, उसके बाद छोटे सरफेस के लिए लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़े हैं? ठीक है, why do we study गॉस लॉ? आई होप आज आप लोगों को आवाज भी प्रॉपर पहुंच रहा होगा। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं हम आपको कैसा दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए
सही दिख रहा है, सब कुछ सही है, आवाज क्लियर है। चलिए, तो व्हाई डू वी स्टडी गॉस लॉ, हम लोग गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं, एक काम। दूसरा था हमारा क्या, एरिया वेक्टर। दूसरा हमारा क्या था, एरिया वेक्टर। ठीक है, हम कल ही बोले हैं कि कुछ चीजें आपको अब याद रखनी पड़ेगी, परमानेंटली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो हर समय अगर कॉपी देखने वाली बात है तो आप मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या था, ये देखिए, ये अगर एक सरफेस है, ठीक है, तो इसका अपना कुछ लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, वो हो गया एरिया, और इसका डायरेक्शन अगर ले लें तो इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर में क्या क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड और साथ में क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ऐसा सरफेस हो तब इसमें छोटा छोटा एरिया वेक्टर लेते हैं, तब इसमें क्या लेते हैं, जल्दी बोलिए, छोटा छोटा एरिया वेक्टर। इसको कहेंगे डीएस और इसको कहेंगे डीएस वेक्टर। डीएस मतलब स्मॉल, डीएस वेक्टर। अच्छा, टोटल के लिए जब लिखना होता है तब लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डीएस वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस, और इसका मान हमेशा क्या होगा, 0, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर नहीं हो तब इसका मान 0 नहीं होगा, तब होगा टोटल सरफेस एरिया। तब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज, कल एक मिस्टेक हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हम ये हाफ दिए थे स्फेयर, ठीक है, हाफ स्फेयर, ये इसमें हम गलती से ऐसे बंद कर दिए थे, क्लोज नहीं होगा। तो इसका डीएस वेक्टर इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, और डीएस इक्वल टू होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए डीएस वेक्टर जब आ गया, डीएस वेक्टर आ गया ना, तो सिर्फ इस एरिया की बात की है, सिर्फ इस एरिया की, पाई आर स्क्वायर। और टोटल डीएस, तो यहां 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 सारा डीएस, तो ये जो टोटल डीएस है, तो ये कर्व सरफेस का एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और डीएस वेक्टर जो है वो इस सरफेस का एरिया है। तो यहां जो हम गलती से क्लोज कर दिए थे वो क्लोज होगा नहीं, वो बाद में देखिए, और स्टूडेंट भी बताया, और इसी बात की खुशी भी होती है कि वो बच्चा एकदम कंफर्म प्रॉपरली समझा होगा इस चीज को, इसीलिए हमको बता भी दिया कि सर देखिए आप क्लोज कर दिए, यही तो होना चाहिए। तो चलिए, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके थे, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़े सॉलिड एंगल। क्या पढ़े, सॉलिड एंगल। और इस पे एक क्वेश्चन भी था, और बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। हम आपको चेक करने के लिए बोले थे कि कितना आदमी, देखिए बहुत लोग बहुत जगह पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टीचर खराब है या स्टूडेंट खराब है, इसका मतलब है कि कुछ तो कमी जरूर रह गई है। ध्यान से सुनिए, सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं ये जैसे स्फेयर हुआ, तो स्फेयर के सेंटर पर इसके जो कर्व पार्ट के चलते एंगल बना, इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर स्क्वायर। अगर ये छोटा एरिया होगा तो डी सॉलिड एंगल बराबर डी एस बाय आर स्क्वायर। इस तरह से ये क्या हुआ, इसका सॉलिड एंगल। अब हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल क्या था, ध्यान दीजिए, हमारा सवाल था कि एक घर या कोई भी एक क्यूब है, जल्दी देखिए ये सवाल, बहुत बच्चा ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम पूछे थे कि यहां दो दीवार ऐसे है, तब तो इस दोनों के बीच प्लेन एंगल बना 90 डिग्री, लेकिन इस जगह जहां की 3 दीवार है वहां पे कितना एंगल बनेगा, तो ये है पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा। अब इसको समझने के लिए आपको हम एक फोटो दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, और वो फोटो आपका देखा हुआ होगा, इधर देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा
अरे यार, ठीक है, एक सेकंड देखिए, हम फोटो आपको निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये आप कभी ना कभी जरूर देखे होंगे कि एक जो कॉर्नर होता है ना किसी भी क्यूब में, किसी भी क्यूब में, ये सॉलिड स्टेट में आप पढ़े होंगे, किसी भी क्यूब में जो एक कॉर्नर होता है, किसी भी क्यूब में जो एक कॉर्नर होता है, उस पे गोले का 8वां हिस्सा होता है। गोले का क्या होता है? 8वां हिस्सा, 1/8 एटम एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। ये बॉडी सेंटर्ड एटम का है। बात समझ रहे हैं? सॉलिड स्टेट में आपको याद होगा। चीजों को देखिए, है फिजिक्स, जोड़ रहे हैं केमिस्ट्री से, यही बात है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो देखिए, हम जब ये चीज सोच रहे थे कि आपको समझाएंगे, तो हम समझ गए कि बच्चा ऐसे नहीं समझेगा वो कितना होता है। तो एक कॉर्नर पे, क्यूब के एक कॉर्नर पे ना गोले का 8वां हिस्सा है। क्यूब के एक कॉर्नर पे कितना है? गोले का 8वां हिस्सा। अब ये चीज को मिटा रहे हैं, एक और आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिए कितना सुंदर सुंदर चीज है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, समझिए, ये पूरा गोला है। थोड़ा स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट यूज भी होना चाहिए बच्चे का, एकदम पिक्चर तो क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में पिक्चर क्लियर, फिजिक्स क्लियर। ये देखिए, खटाक काटे, 2 हिस्सा हो गया, ठीक है। अब फिर खटाक काटे तो ये चौथा हिस्सा हो, 1/4, हाँ या ना? सच बोलिए तो। खटाक 2 हिस्सा हो गया, फिर खटाक, तो ये क्या हो गया? 1/4, और फिर खटाक, तो ये, तो यही तो बनेगा कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर बनेगा, ये जो एरिया होगा, ये पूरे एरिया का 1/8 हिस्सा होगा। पूरे एरिया का क्या होगा? 1/8 हिस्सा। अब बहुत बच्चा π/2 आंसर दिया है, लेकिन अब देखिए क्या क्या गड़बड़ी किया, आप अपना चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज हम जो पूछे थे। इतना बात समझ गए? तो कॉर्नर पे कितना हिस्सा होगा? 1/8। यही तो सवाल था, यही तो सवाल था। चलिए अब दिखाते हैं। तो यहां कितना है? इस जगह गोले का 1/8 हिस्सा है, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया का 8वां हिस्सा। एरिया का कितना? 8वां हिस्सा, तो 4πr²/8। तो क्या हो गया? π/2r² और बटे r²। r² कैंसर, तो ओमेगा बराबर हो गया π/2। और बहुत बच्चा आंसर हमको क्या देता है? बहुत बच्चा आंसर देता है 90 डिग्री। सोचिए, आश्चर्य लगेगा आपको ये बात सुन के कि यहां हम अपने निकाल रहे हैं π/2 और उस बच्चे का हम गलत कर दिए। बच्चा भी मने मन गुस्सा रहा होगा कि कैसा आदमी है, हम तो बोले थे कि π/2 नहीं बोला था, वो एक्चुअल में कितना बोला था? 90 डिग्री। 90 डिग्री गलत है, π/2 सही है, क्योंकि ये π/2 स्टेरेडियन है। अब देखिए कितना आश्चर्य का बात है ये सब चीज, इसको मिटा रहे हैं, सब चीज आपको समझा चुके हैं। कितना आश्चर्य का बात है ये सोचिए कि अगर π/2 रेडियन है तो आप इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं, लेकिन π/2 स्टेरेडियन है तो इसको आप 90 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डिग्री प्लेन एंगल का यूनिट है। अब अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए सही सही कि कितना आदमी ये बात जानते थे कि स्टेरेडियन के लिए 90 डिग्री नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? π/2 स्टेरेडियन। तो एक कॉर्नर पे कितना एंगल बनेगा? π/2 स्टेरेडियन। ये दिमाग लगा के आंसर निकाले, अगर अपने से सोचते रहते ना तो जान निकल जाता। यानी कि ये गोला अगर कंप्लीट करेंगे ना, तो दिस इज द 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर गोला यहां को सेंटर मान के अगर गोला कंप्लीट करेंगे तो दिस इज द 1/8 पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो 1/8 लिए, कहानी खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग
पढ़े थे, कल सवाल पूछे थे और आज आपको जवाब बताए। अब तो हम एरिया वेक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट ले लिए, सॉलिड एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट ले लिए, इसी सब को कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब आपका दिमाग खुलना चाहिए को किसी भी चीज का सॉलिड एंगल निकालने वक्त हम इमेजिन करेंगे एक एरिया को, एक एरिया कैसा एरिया है, कितना बड़ा एरिया है और आर स्क्वायर करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगला चीज जो सिखाया गया वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तैयार हो जाइए दोस्तों मजाक के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, कल क्या सिखाए थे, फ्लक्स मतलब क्या होता है, कहीं भी फ्लक्स लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए। याद है कि रिवाइजिंग का जरूरत है? हाँ याद है। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लो। फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लो। जो भी हवा बह रहा है तो एयर फ्लक्स, पानी बह रहा है वाटर फ्लक्स, दूध बह रहा है दूध फ्लक्स, जो बह रहा है वही फ्लक्स। क्लियर। तो फ्लक्स मतलब आपको सिंपली याद रखना है क्या, बहाव। अच्छा, अब हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, इतना छोटा खिड़की है और एक जगह बड़ा खिड़की है, तो बताइए किससे ज्यादा एयर फ्लक्स पास करेगा, इससे या इससे? कितना कॉमन सेंस का बात है, हाँ या ना? तो फिजिक्स ये तो बड़ा इजी चीज है, आप घर में जाके बोलिए कि जानते हो बताओ तो कौन ज्यादा होगा, वो फटाक बता देगा, कोई आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फिजिक्स जो है आपके कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ है, बशर्ते उसको जोड़ने वाला आदमी चाहिए। ये नहीं कि एकदम आप लिखा दिए तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ठीक है, अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये फ्लक्स, फ्लो कोई भी चीज का हो सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक, हम लोग क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है, यदि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया। बात समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हुआ, ऐसा। अब एक चीज आपको बताते हैं, कोई भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होता है। जैसे कि यहां अगर कोई चार्ज रखे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। अगर यहां आप एक एरिया दे दिए तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ये चार्ज है तो आप अपने आप समझ जाइएगा उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर। तो अगर यहां कोई एरिया होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा या नहीं करेगा? इतना बात सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है। उसके बाद हम आपसे क्या पूछे, उसके बाद पूछे थे कि एक छोटा एरिया ले लेंगे, किससे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, इससे या इससे, बड़ा एरिया से कि छोटा एरिया से? आपका जवाब क्या था, बड़ा एरिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है। अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद और क्या पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, अगर दो जगह ले लिए और देखिए एकदम सिंपली देखते जाइएगा, लगेगा कि कल वाला ही चीज पढ़ रहे हैं लेकिन आज वाला चीज आ जाएगा। यही है, एकदम कनेक्शन होना चाहिए इतना स्मूथ कि पता ही नहीं चले कि कब चेंज हो गया गियर। बात समझ गए? इधर देखिए, ये एक एरिया तो लगभग उतने हैं, उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन फ्लक्स किससे ज्यादा पास कर रहा है, इससे कि इससे, ए वाले से कि बी वाले से, ए वाले से कि बी वाले से? आपको पता है किससे फर्क। तो अब इस दोनों में अंतर किस चीज का है, इस दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का अंतर। तो जहां घना लाइन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा यानी फ्लक्स ज्यादा। इसका मतलब है कि फ्लक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, फाई से। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए तो, सही से बोलिए तो,
कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई भी बोल सकते हैं और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हैं कि नहीं? सही सही बोलिए एकदम ईमानदारी से। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, हाँ या ना? इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, पक्का? अब हम आपको एक और चीज बताते हैं, अब हम आपको एक और चीज बताते हैं। ये कल तक का था। अब 3 ठो सरफेस लेते हैं और आप जवाब दीजिएगा और हमको इतना भरोसा है कि जो एक भी सेकंड के लिए देख रहा होगा ना वो सब जवाब दे देगा। अभी अभी तुरंत जो घुसा होगा क्लास वो भी जवाब दे देगा। इधर देखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि पीछे देखिएगा। ठीक है, गौर से देखिए, गौर से देखिए। एक तो एरिया है ऐसा, इस तरह से, एक इस तरह से, और एक एरिया है ऐसा। ठीक, अब उतना ही बड़ा एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है। एरिया को ऐसे कर और तीसरा केस में एरिया को ऐसे कर दिया। तो अब बताइए, एरिया है ए, इसको कहिए ए, इसको कहिए बी और इसको बोलिए सी। अब बोलिए तो सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे पास कर रहा है? ए से कि बी से कि सी से? सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे पास कर रहा है? जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे पास कर रहा है और सबसे कम फ्लक्स किससे पास कर रहा है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि एरिया ए से सबसे ज्यादा फ्लक्स, इस एरिया से सबसे ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है। अब एरिया को कर दिए ऐसे तो सबसे कम फ्लक्स पास कर रहा है, और एरिया को कर दिए ऐसे। इसका मतलब हम आपको एक सेकंड के लिए सिखाते हैं। देखिए, पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, तो जाली ऐसे लगाएंगे तब ना मछली फंसेगा। एक आदमी को बोले कि जाओ पानी बह रहा है, नाली बह रहा है, जाओ उसमें जाली लगा के आओ। नाली में जाली किस लिए? मछली फंसाने के लिए। आप सोचिए, नाली ऐसे जा रहा था, नाली ऐसे जा रहा था और उस जाली ऐसे लगा देगा, ऐसे पानी बह जाएगा, एक भी मछली फंसेगा? बोलिए जल्दी, अरे बोलिए ना, नाली में जाली लगा दिए, मछली एक भी फंसेगा? सही से बोलिए, नहीं फंसेगा। अच्छा, क्यों नहीं फंसेगा भैया? क्योंकि सब तो पानी या तो नीचे से चल गया या तो ऊपर से। यानी कि जाली कैसे लगाना होगा? इससे, तब ना ज्यादा से ज्यादा फ्लो इससे पास करेगा। इतना बात तो सबको कॉमन सेंस है या नहीं? आंसर आप दे चुके हैं, हम 100% श्योर है। इसका मतलब देखिए, पानी ऐसे बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर, सतह के लंबवत। तो अब पानी भी कैसे बह रहा है? इधर। तो अगर एरिया वेक्टर की दिशा और फ्लो की दिशा मैच कर जाएगी तब तो सबसे ज्यादा पानी पास करेगा। अरे हाँ या ना? जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? एरिया वेक्टर और फ्लो का डायरेक्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अब जाली धीरे धीरे ऐसे उठाने लगी, मछलियां धीरे धीरे पास होने लगेगा और ऐसे उठा दीजिए तो कहानी खत्म। तो इस जगह क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और इस जगह जो डायरेक्शन फ्लो का है वही एरिया वेक्टर का भी है, और इस जगह फ्लो का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। अब बताइए किसमें मछली ज्यादा फंसेगा, इसमें कि उसमें? तो सबसे ज्यादा फ्लक्स इसमें होगा और सबसे कम फ्लक्स उसमें होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे करते जाएंगे फ्लक्स घटते जाएगा। अरे हाँ या ना? जल्दी बोलिए, कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे निर्भर किया था, एरिया पर निर्भर भी किया, और एक चीज पर निर्भर किया। किस चीज पे? एरिया के ओरिएंटेशन पे। हाँ या ना? जैसे जैसे एंगल बढ़ा फ्लक्स क्या हुआ? घटा। बोलिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ा फ्लक्स क्या हुआ? घटा कि नहीं? अब सोचिए, एकदम एकदम
फ्लक्स में आपको कोई भी चीज लग रहा है कि फिजिक्स से बहुत भारी वाला चीज चल रहा है? कोई भारी नहीं। और जो आदमी ये समझ लेगा उसके लिए जिंदगी में कभी कॉपी नहीं उल्टाएगा ना, तब भी वो समझ। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स एंगल पे भी निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो लेकिन हो क्या रहा है कि एंगल बढ़ रहा है और फ्लक्स घट रहा है। अब बताइए तो कौन ऐसा चीज है जिसमें कि एंगल बढ़ाने से कौन ऐसा चीज है जिसमें एंगल बढ़ाने से उसका मान घटता है? साइन जीरो में क्या होता है? जीरो। कॉस जीरो में क्या होता है? 1। और टेन जीरो में क्या होता है? जीरो। यानी किसका एंगल बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, क्योंकि 90 जाते जाते क्या हो जाता है? 1। उसका तो 90 जाते जाते क्या हो जाता है? इंफिनिटी। लेकिन इसका 90 जाते जाते क्या हो जाता है? जीरो। यानी कि कॉस एंगल बढ़ाने से किसका मान घटता है? कॉस थीटा का। एंगल बढ़ाने से किसका मान घटता है? कॉस थीटा से। यहां भी एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और फ्लक्स का मान घट रहा है, यानी कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कॉस थीटा के। अब इसका भी एक दूसरा भी सोच है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। ये देखिए ऐसे अगर एरिया है तब तो पूरा पूरा एरिया ऐसे पास कर ऐसे कर देंगे ना, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। तो बोलिए इस एरिया का एक कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर ए साइन थीटा। बोलिए तो ए कॉस थीटा से पास करेगा कि ए साइन थीटा से? ऑब्वियसली किससे? कॉस थीटा से। इसीलिए अब आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहां ही एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा फ्लक्स का मान घटेगा। तो फ्लक्स कितना चीज पे डिपेंड किया? जल्दी बोलिए। फ्लक्स कितना चीज पे डिपेंड किया? तीन चीज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और थीटा। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और थीटा। तो इसी का कंपोनेंट ले लिए। ये एरिया ए है, इसका एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो किस पे निर्भर किया? ए कॉस थीटा का। इसके लिए भी एक तो फोटो आपके लिए रखे हैं। फोटो देखने से क्या हो जाता है? थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। मिल जा फोटो, मिल जा फोटो। अरे फोटो कहां गया? फोटो कहां? ये किसका फोटो आ गया? जस्ट एक सेकेंड। अगर हुआ तो आपको दिखा दिया जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं ही दिखा पाएंगे। ये देखिए फोटो है। ये देखिए, इससे सबसे ज्यादा फ्लक्स थीटा एंगल पे घुमा दिए तो थोड़ा सा कम फ्लक्स, और 90 डिग्री पर घुमा दिए तो जरा भी फ्लक्स नहीं। इसका मतलब है कि सरफेस का एरिया, अगर सरफेस का एंगल चेंज करते जाएंगे एरिया वेक्टर का, तो फ्लक्स क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? तो फ्लक्स किस पे निर्भर किया? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा पर। तो आज के बाद अब अगर आप लिखते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो आप इसका मीनिंग समझेंगे कि कहां से आया। 99% ऑफ द आदमी फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखता है, पर वो समझता नहीं है। फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखता है पर समझता नहीं है। बात को समझ गए? तो अब हम लोग इसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। आज हम आपको लिखाएंगे थोड़ा सा, और आप लिखिएगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसीलिए हम आपके सामने ही लिख रहे हैं, और कहिए तो टाइम भी नहीं मिला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कल भी लिखे हुए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिखे हुए थे, तो अभी सिर्फ हम इंग्लिश लिख देंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइंस, अभी सब के लिए पूछेंगे आपसे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर दीजिएगा चलेगा वो भी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कल लिखाए हुए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। तो किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। लेकिन संख्या गिनना संभव नहीं है, संख्या गिनना संभव नहीं है, इसीलिए दूसरा फॉर्मूला सोचा गया। तो सिंस इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है? इमेजिनरी, सो वी कैन नॉट, since electric lines are imaginary, so we cannot count it, we cannot count it, हम इसे गिन नहीं सकते हैं। चूंकि विद्युत बल रेखाएं, चूंकि देखते जाइए सब कुछ कहां कहां से आ रहा है, चूंकि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। इसलिए हम इसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसे गिन नहीं सकते हैं। अब सोचिए, अब बात हुआ क्या कि जितना लाइन पास करेगा, आपको तो फोटो बना के दिखा दे रहे हैं ज्यादा लाइन पास कर रहा है। अच्छा सोचिए, एक सेकंड के लिए ध्यान से सुनिए, हम फोटो नहीं बनाए, एक एरिया ऐसे दें, दूसरा एरिया, बोले बताओ किससे ज्यादा पास कर रहा है? क्या आप कभी बता पाइएगा? सच सच बोलिए तो कभी नहीं बता पाइएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं किससे। अच्छा लाइन दिखाई तो देता नहीं है, तब दूसरा आइडिया निकाले गॉस साहब। क्या? तो गॉस साहब का असली आइडिया क्या था जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप 90% आदमी को लगता है कि गॉस साहब का जो नियम है वो असली है, नहीं। गॉस साहब ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सोचा ना, वो उनका सबसे बड़ा चीज था। तो उन्होंने अब रिलेट कैसे किया कि कैसे तुम समझोगे, कैसे तुम समझोगे, इसके लिए उन्होंने जो प्रायोगिक रूप से आपको दिखाया। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला पेज में हम चलेंगे, ठीक है? तो हम यहां लिख भी सकते हैं, सो गॉस हैज related it with area and magnitude of electric field intensity, electric field intensity। तो यानी क्या किए गॉस साहब? इसको क्या किए? रिलेट किए, किसके किसके बीच? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच। कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब देखिए, तो अभी हम जो सिखाए थे उसका डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, यही चीज एकदम, ये आपको डायग्राम याद हो जाना चाहिए, ठीक है? ये है, इस समय जो इसका एरिया वेक्टर है वो कैसे है? इधर, ठीक है? तो देखिए, ये हुआ इसका एरिया, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हुआ एरिया वेक्टर, और यहां थीटा का मान कितना डिग्री हुआ? 0 डिग्री। तो फ्लक्स यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम, हाँ या ना? जब बोलिए, थीटा जब 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हुआ? मैक्सिमम, हाँ या ना? सही सही बोलिए। अच्छा, अगले केस में क्या हुआ? अगले केस में क्या हुआ? लाइंस उतना ही है, लगभग उतना ही है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 1 7। चलिए इसमें भी एक लाइन कीजिए,
लाइन उतना ही है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान उतना ही है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एरिया ऐसे हो गया, तब इसका वेक्टर किधर चला गया, इधर। अब ये जो एंगल बन गया वो क्या बन गया, थीटा, ये है एरिया वेक्टर। तो अब फ्लक्स घटा कि बढ़ा, जल्दी बोलिए। तो थीटा एंगल पे फाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप इसको फाई 1 भी बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, फाई 1, और इसको क्या बोल दीजिए, फाई 2। चलिए, कोई दिक्कत। अब तीसरा केस लेते हैं, तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में एरिया कैसा हो गया, इस तरह से। एरिया वेक्टर ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो इस बार थीटा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो फाई 3 किसके बराबर हो गया, 0। तो फाई 1 किसके बराबर है, मैक्सिमम के बराबर। फाई 1 मैक्सिमम है और फाई 3 क्या है, 0 है। अब फाई बीच में है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, तो अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, अब हम क्या क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स, अरे यार थोड़ा सा फास्ट के चलते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब हम क्या क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इक्वेशन 1। इसको समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसको समझने में कोई कंफ्यूजन। और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कॉस थीटा के, किसके, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान घटता है, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और अभी देखिए भी कि वो किसके कंपोनेंट पे निर्भर किया, जो कि कॉस थीटा। ये इक्वेशन 3। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि नहीं, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। अब आपको सिखाए थे कभी ना कभी कि प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट होता है, ये देखिए, दिस इज द प्रूफ। इस फॉर्मूला का ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। बहुत आदमी इस फॉर्मूला को रटता है, लेकिन वो समझता नहीं है कि फॉर्मूला आया कहां से। चाहे आप कहीं भी पढ़ लिए हो, आप देखिएगा कि बहुत लोग इसको रटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत, मतलब YouTube पे भी डायरेक्ट लिख दिया जाता है, फाई डायरेक्ट इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी का यहां मान होगा 1। पूछिए क्यों, ये प्रोपोर्शनलिटी का मान कहां से आता है, ये आता है प्रयोग से। लेकिन यहां पे कोई प्रयोग नहीं है, ये क्या है, हाइपोथेसिस है, कल्पना है। इसका कांस्टेंट कितना लिया उन्होंने, 1। तो फाइनली अगर आप लिखेंगे, तो फाइनली आप क्या लिखेंगे कि फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो दिस इज द क्या, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब क्या हो गया, अब लाइन गिनने की जरूरत नहीं है, अब क्या करने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेने की जरूरत है, एरिया देने की जरूरत है, और थीटा लेने की जरूरत है। जहां की थीटा किसके साथ कौन है, थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के, एरिया वेक्टर के साथ। थीटा किसके किसके बीच का कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कौन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। बहुत ही जबरदस्त ये वाला कॉन्सेप्ट है, ले लिए कंफर्म। बाप रे, कितना जल्दी समय गुजरता है, ये तो आश्चर्य ही लगता है कि समय शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अभी बहुत वैसे टाइम है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना भी है। ध्यान से सुनिए, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका क्लियर। अब हम इसी का मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। अब हम क्या देंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन।
मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देंगे? मैथमेटिकल। पहले दिए थे कॉन्सेप्चुअल। कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो बोलिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस एनी, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब है मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस एरिया एंड कोसाइन ऑफ angle is called electric flux. It's called electric flux through that area. Through that area. कोई कंफ्यूजन? Through that area. अब आप तो इससे क्या लिख देंगे? देखिए, तो इससे हम लिख सकते हैं phi इक्वल टू EA cos थीटा। कोई कंफ्यूजन? क्लियरली इसको प्रूफ किए हैं, रट्टा नहीं मरवाए हैं, प्रूफ किए एकदम। इमेजिन, फोटो इमेजिन हो जाना चाहिए अपने आप के सामने। अच्छा, अब आप पढ़े होंगे बचपन में कि A डॉट बी बराबर होता है AB cos थीटा। हाँ या ना? बोलिए तो। A डॉट बी बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। यहां क्या है? EA cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? फाई इक्वल टू E डॉट A। बोलिए तो। A डॉट B के लिए भी cos थीटा, तो E डॉट A के लिए EA cos थीटा होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए। E डॉट A के लिए क्या होगा? EA cos थीटा। किसी को कोई कंफ्यूजन, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। आगे आइए, अब फिर से इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जानते हैं, सिर्फ इतना भी बताया जाता है, ठीक, लेकिन हम आपको सब कुछ समझा दिए। उसमें तो कुछ है ही नहीं, तीनों चीज का गुणनफल है, अपने से लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा क्या? क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जल्दी इसको लिखिए, इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज। एकदम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके ब्रेन में ऐसा सेट कर देना है कि फिर जिंदगी में कभी भूले ही नहीं, कभी नहीं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ नहीं है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, सतह के क्षेत्रफल और एंगल के कोज्या के यानी कोण के कोज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तीन डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन कोई भी याद रखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन डेफिनेशन कहां बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एसआई यूनिट बोलिए। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा?
आप समझ गए, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ई का होगा न्यूटन पर कूलम, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और एरिया क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वीवीआई, ये पूछा जाता है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी पूछा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, एकदम ध्यान से सुनते जाइए, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। न्यूटन के जगह पे एम एल टी माइनस टू, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, मीटर का एल स्क्वायर, और कूलम्ब का होता है आई गुना टी। जब ऊपर गया तो बन गया एम एल थ्री टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये हम भी आपको टेस्ट में पूछेंगे। कुछ नहीं है, यूनिट भी लिखना कुछ नहीं है, लेकिन ये सब आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो फायदे में रहिएगा, रटने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत भयंकर घाटे में रहिएगा। तो दिस इज, अब इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और आप समझिएगा कि कितना आसान है। एग्जाम्पल 1 गौर से देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है 10 न्यूटन पर कूलम, कितना, 10 न्यूटन पर कूलम, इसका एरिया का मान है 4 मीटर स्क्वायर, तो और इसका एरिया वेक्टर इधर ही है, तब फाई इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 0, यानी ई ए कॉस 0। ई का मान कितना है 10 और 4 कितना हुआ 40, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये मजाक है कि नहीं, यानी कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है, जल्दी बोलिए, वहां पर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया देखना है, एंगल देखना है, तीनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। सही सही बोलिए, क्या ये थोड़ा भी भारी लगा आपको, एकदम सही से बोलिए, थोड़ा भी भारी लगा नहीं, पक्का पक्का। चलिए, तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, गौर से देखिए, गौर से देखिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, इफ एरिया इज स्मॉल देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए, खाली आपको समझाने के लिए दिखाया। मान लिया जाए ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया छोटा है, तो इसके लिए ds लेते हैं, ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंगल थीटा, तो इसके लिए लिखेंगे d फाई इक्वल टू E ds cos थीटा या d फाई इक्वल टू E डॉट ds। तो अगर छोटा छोटा एरिया लेंगे तब ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, d फाई इक्वल टू E डॉट ds। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा, हमको पूरा भरोसा है कि आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, ई डॉट ds। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, एक सरफेस एरिया इस तरह से इसमें फंस गया, ऐसा, और ये एंगल है 60 डिग्री एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इसका मान है 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 10, और इसका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर। अब आपको इसका फ्लक्स निकालने कहता है, जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से सब लोग बना के दिखाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और एंगल भी दिया हुआ है, वेरी गुड। तो बहुत लोगों ने बना लिया, तो 10
गुना एरिया, दो इकाई ये, तो 2 मीटर स्क्वायर कॉस 60, 1/2 2 कैंसल, यानी 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये यूनिट खाली आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। तो क्या ये जरा भी मुश्किल है? फ्लक्स निकालना जरा भी मुश्किल है? सही सही बोलिए, सही सही बोलिए, कोई कंफ्यूजन? सही सही बोलिएगा। क्लियर? अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़े। क्लियर? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। अब आप बोलिएगा कि बहुत VVI बताते हैं सर, क्या कीजिएगा? इधर गौर से देखिए, ये आपको अभी बनाना है। मजा आ जाएगा। ये क्या है? क्यूब है। ये क्या है? क्यूब पहचानते हैं सब लोग। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और क्यूब है, ये क्या है? क्यूब। तो क्यूब का यानी साइज, सारा साइड सेम, और 2 मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा, 2 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब कहता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन फाइंड द टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, ठीक है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो हम हो सकता था कि 10 मिनट इंतजार करते कि तुम बना दो, फिर हम आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एकदम ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये समझिए, ये आपका क्या है? क्यूब, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास कर रहा है, सच सच बताइए, ये जो सरफेस है इसका मतलब क्या सीखे? इस क्यूब में कितना? 6 सरफेस होगा। अब कौन कौन सा सरफेस होगा ये देखिए, इस क्यूब में कितने सरफेस होंगे? एक ऐसे ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक इधर और एक इधर, हाँ या ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? सही सही बोलिएगा। तब क्या होगा? ये देखिए, इस सरफेस से तो पास करेगा और उधर वाले सरफेस से भी पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी फ्लक्स पास करेगा और इससे। लेकिन सही से बताइए, तो अगर पानी ऐसे बह रहा है और जाली ऐसे है, एक भी पानी इससे पास करेगा? अरे इसका तो एरिया वेक्टर भी कितना है? 90 डिग्री। अगर ऐसे भी जाली ऐसे लगा देंगे तो क्या पानी पास करेगा? सही से बोलिए, तो ऐसे में पास करेगा, ऐसे में पास करेगा। इसका मतलब है कि ये जो 4 गो सरफेस है उससे तो जरा भी लाइन पास ही नहीं करेगा। ये बात सबको समझ में आई? एकदम आराम से बोलिए। ऐसे जा रहा है तो इस सरफेस को तो क्रॉस तो नहीं किया, या तो इस सरफेस के ऊपर से चला गया या नीचे से। सरफेस को पास करना चाहिए, तो इससे भी नहीं गया, इससे जाएगा, इससे नहीं जाएगा, किससे? इससे और इससे। इतना बात सबको समझ में आया? इसके लिए भी एक फोटो रखे हैं, आपको ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ये सब 3 डायमेंशनल चीज है। अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको फायदा हो सकता है। ये देखिए, ये वाला देखिए, तो क्या होगा? उधर के सरफेस से पास करेगा इधर के, और इस सब से पास नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, अब देखिए एक और फोटो दिखाते हैं आपको, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और समझने वाला चीज है, इसीलिए ये देखिए, ये वाला गौर से देखिए। ये देखिए, इस सरफेस से पास करेगा, इस सरफेस से पास करेगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इसका नीचे है, आगे और पीछे, उससे पास नहीं करेगा। तो चलिए, अब अगर इसका फ्लक्स पूछा जाएगा तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे बनाएंगे।
पिंक ले लेते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर। और बाहर वाले सतह का इधर और अंदर वाले सतह का, तो सिर्फ दो ही से मतलब है, किससे किससे, इससे और इससे। अच्छा, जब 2 मीटर है तो इसका कितना होगा, 4 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया, और इसका भी कितना होगा, 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इस एरिया के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, और एरिया वेक्टर किधर है, इधर। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। इस जगह पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर, और एरिया वेक्टर भी किधर की हो गया, तब थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो इस जगह जब फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे 180 डिग्री, और इस जगह जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। अब बाकी सब में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो टोटल 6 सरफेस इसको लिख दीजिए, टोटल 6 सरफेस नाम दे दीजिए, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, एक ठो 5 और एक ठो 6। तो सिर्फ और सिर्फ किससे काम होगा, 1 और 2 से। तो फ्लक्स थ्रू, भारी लगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, लेकिन पूछ के देखिएगा ना, बड़ा बड़ा लोग फेल मारेगा। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। तो φ1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। ई का मान कितना, 20, ई का मान कितना, 20। एरिया का मान कितना, 4 मीटर स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री, यानी कि कॉस 180 -1, यानी क्या क्या हो गया, -80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, ये क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, सीधे लिख दें, +80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सब कुछ तो वही है, थीटा का मान क्या होगा, 0। क्लियर हो गया। अच्छा, और बाकी जितना भी है φ3, तो उसमें तो सीधे हो जाएगा ई ए कॉस 90। देखिए, तो यहां सब जगह एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मान कितना, 0। φ4 भी 0, φ5 भी 0, और φ6 भी 0। अब अगर टोटल फ्लक्स जोड़ा जाए, टोटल फ्लक्स जोड़ा जाए, तो हम बोल सकते हैं क्या, फाइ नेट इक्वल टू कितना आ गया, देखिए तो -80 +80 फिर 0 0, तो टोटल कितना हो गया, 0। यानी कि कोई क्लोज सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। कितना बढ़िया चीज पे, कॉन्सेप्ट पे पहुंचे कि किसी चाहते तो ये डायरेक्ट लिखाने की कोशिश करते, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा है, आपको पहले क्वेश्चन बनवाए, इसको समझाए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और पसंद आए तो जरूर लोगों को बताइए कि हाँ देखिए वहां कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरे लिए ये युद्ध अकेले लड़ना संभव नहीं है, मेरे लिए ये, क्योंकि बात ये हो गया ना कि कॉन्सेप्ट नाम बोला जाता है, कॉन्सेप्ट का असली मतलब नहीं समझा जाता। अगर एक भी बच्चा पहले से कहीं भी पढ़ा हो तो वो सोच के देखे क्या इस तरह से उसने सोचा था ये सब चीज, बात समझ गए। तो अब हम चीजों को सिखाते हैं। देखिए, तो जब लाइन घुस रहा था तो फ्लक्स क्या आया, निगेटिव। जब लाइन निकल रहा है तो फ्लक्स क्या आया, पॉजिटिव। हाँ या ना बोलिए। तो अब से जब किसी भी क्लोज सरफेस में लाइन घुसेगा तो घुसने वक्त फ्लक्स निगेटिव और निकलने वक्त फ्लक्स पॉजिटिव। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट से आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला व्हेन फ्लक्स या व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस enters into closed surface, then electric flux will be negative.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, याद रखिएगा, विल बी निगेटिव। कहने का मतलब कि जब किसी भी क्लोज सरफेस में एंट्री मार रहा है तो इस जगह फ्लक्स क्या होगा, फाई क्या होगा, निगेटिव। फाई क्या होगा, निगेटिव। और जब निकल रहा होगा तो फाई क्या होगा, पॉजिटिव। अगर जितना घुसा उतना ही निकल गया तो टोटल कितना, जीरो। हाँ या ना बोलिए, जितना घुसा यानी जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल कितना, जीरो। ठीक है, तो जब किसी बंद सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक। कोई कंफ्यूजन, अब इसी का उल्टा क्या लिखिएगा, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हो तो वो आप अपने से लिख लीजिएगा, पॉइंट टू व्हेन, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, व्हेन। यही सब चीज के चलते जानते हैं कमजोर बच्चा जो है ना मेरा दुश्मन हो जाता है, क्योंकि हम बोल देते हैं इसको लिखो तो उसको लगता है कि नहीं नहीं फलानवा मास्टर कितना बढ़िया लिखा के देता है, इसको देखो ना कितना बदमाशी लगता है कि लिखो, पैसा दिए दिए तो हम क्यों लिखे, खुद तुम नहीं लिख के दोगे। ये गजब वाला मेंटलिटी हो गया, एकदम गजब गजब। इससे बड़ा खराब मेंटलिटी इन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और वो आईएससी है बट उसका मेंटलिटी रहता है। फिर जब ग्रेजुएशन में घुसेगा ना ठीक हो जाएगा। ये जो 2 साल होता है ना, वो जो पहली बार ना ठेकेदारी पढ़ाई होता है, दिमाग ही खराब करके छोड़ देता है। उसमें लगता है कि नहीं लिखाया जा, मेरा 5 रुपया तो बर्बाद हो गया। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ force, when electric lines of force exit from closed surface, then electric flux will be positive। कोई दिक्कत, प्लीज हिंदी वाला इसी में खाली एक ठो लिख दीजिएगा कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दे रहे हैं, 1-2 ठो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो बहुत बहुत बढ़िया, मजा आएगा इससे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना ऑब्जेक्टिव बनाने में फटाफट। पूरा गॉस लॉ का मेन यही है रीड। ठीक है, अब तो लॉ बताएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अब लॉ के लिए अगला दिन का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजरा है। इसको लिखे, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, घुसा निगेटिव निकला पॉजिटिव। इसका मतलब है कि थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि जितना लाइन घुस रहा है अगर उतना लाइन निकल जाए तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि सोचिए, ये अगर क्लोज सरफेस है, यहां अगर कोई चार्ज क्यू रख दे तो पूछेगा इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा, ये क्लोज है, तो आपका आंसर क्या होगा पता है, 0। पूछिए क्यों, कुछ पूछिए क्यों, क्योंकि लाइन निकालिए तो जो लाइन घुसेगा वो लाइन निकलेगा, जो लाइन नहीं घुसेगा वो निकलेगा भी नहीं। तो जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, हमेशा निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, बराबर। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। तो इफ टोटल नंबर ऑफ entering lines are same as
टोटल नंबर ऑफ exiting lines, then net flux will be zero. Net flux will be zero. कोई कंफ्यूजन? पक्का? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी बंद सतह से, तो अब देखिए, देखने से क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, फ्लक्स जीरो ही होगा। यदि किसी बंद सतह में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या, प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या, यदि किसी बंद सतह में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या निकलने वाली रेखाओं की संख्या के समान हो तो क्या होगा, फ्लक्स शून्य होगा। बात समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। जितना घुसा निगेटिव, जितना निकला पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स जीरो। इसका मतलब है कि चार्ज अगर बाहर रहेगा, हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बस, और 2 मिनट, वैसे हम 1 घंटा 10-20 मिनट पढ़ाते हैं, ठीक है, और 2 मिनट ध्यान से सुनिए। अगर चार्ज बाहर रहेगा तो हमेशा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। चार्ज बाहर तो फ्लक्स जीरो। लेकिन चार्ज अंदर, इसको कहिए 1 और इसको कहिए 2, चार्ज अंदर, तब क्या फ्लक्स जीरो होगा? नहीं, तब तो खाली क्या होगा, लाइन निकलबे करेगा, घुसने का तो कोई संभावना है नहीं। कितना मजेदार चीज है। यानी कि चार्ज जब सरफेस के अंदर रहेगा तो फ्लक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और जब चार्ज सरफेस के बाहर रहेगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्लक्स क्या होगा, जीरो। कोई कंफ्यूजन? जरा भी कंफ्यूजन? अंदर है तो सिर्फ लाइंस निकल रहा है, और हम क्या बोले थे, निकलने, प्रवेश वाला निगेटिव, निकलने वाला तो पॉजिटिव। देखिए कितना इंटरेस्टिंग वाला बात आ गया। तो when charge is outside the closed surface, then जितना भी ये पॉइंट्स लिखा है ना, हो सकता है कि बहुत लोग रटता होगा, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्चुअल पूछिएगा ना कि बताओ तो कॉन्सेप्ट से समझाओ तो ये सब पॉइंट्स कहां से आया, तब आप देखिएगा आ जाएगा वही रिवाइजिंग। व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज जीरो। ठीक है, तो यदि आवेश सतह के, या यदि आवेश बंद सतह के बाहर हो तो क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, और अंदर के लिए आप लिखिएगा, अंदर के लिए पॉइंट्स लिख लीजिएगा। एक जो पॉइंट है फॉर इनसाइड,
ये अपने से लिखिएगा कि जब अंदर हो तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स, और निगेटिव चार्ज हुआ तब तो लाइन क्या होगा, एंट्री मारेगा, तो फ्लक्स लेसर देन जीरो। बात समझ रहे? तो ये दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल, कंप्लीट। आज का क्लास पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल था। इतना चीज आप बुक में खोज के तो देखिए मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला लिख के, ये वाला लिख करके हमको भेजिएगा कि हम लिख लिए। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक, अगले क्लास में मिलते हैं। और ये पूरा जितना चीज अभी तक पढ़ा है 3 क्लास में, अगर पूरे कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा तो अगले क्लास में गॉस लॉ इंट्रोड्यूस हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर गॉस लॉ का पूरा एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल का क्लास और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, और भी बेहतरीन, ये मेरा प्रॉमिस है। और आज शाम में भी हम लोग मिलेंगे, सरप्राइज। आज शाम में भी हम लोग मिलेंगे, सरप्राइज देंगे, और शाम खत्म, सरप्राइज भी खत्म। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गलती सलती माफ कीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।